नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी स्पेशल क्लास में, जहां हम कवर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 200 प्लस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी बिल्कुल वन लाइनर में, आसान भाषा में और एकदम परीक्षा के अकॉर्डिंग। चाहे आप यूपीएससी, यूजीसी नेट, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या राज्य स्तर की कोई सेवा की तैयारी कर रहे हैं, यह सीरीज आपके लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम पूरी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हर टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, रीट्स, शक्तियां, अनुच्छेद, कोई केस हो गया, हाल के निर्णय हो गए और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। आप आपको सिर्फ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, बल्कि देखना भी है और अपने नोट्स में लिखना भी है। अगर आप वन लाइनर फॉर्म में लिख देंगे तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यह टॉपिक बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 124, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 के तहत की गई है। दूसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकतम न्यायाधीश संख्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट की अधिकतम न्यायाधीश संख्या क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 34। एक जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं 33, इसलिए पूरी संख्या हो जाती है 34। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट आपका किस प्रकार का न्यायालय है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक संवैधानिक न्यायालय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह वर्तमान जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी कि कब उनको जो है कि सेवानिवृत्त किया जाता है, उनकी इसके लिए उनकी आयु क्या होनी चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कितने वर्षों का अधिवक्ता होना अनुभव मतलब अधिवक्ता होने का अनुभव होना आवश्यक होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष जो है कि अधिवक्ता के रूप में आपका अनुभव होना जरूरी होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनना है उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए योग्यता होनी चाहिए कि उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक जज या फिर 10 वर्षों तक अधिवक्ता या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में एक विशिष्ट न्यायविद होना चाहिए। यह जो है कि योग्यता होनी चाहिए, यानी कि 5 वर्षों तक किसी जज के पोस्ट पर रहा हो या फिर 10 वर्षों तक किसी अधिवक्ता के रूप में, और राष्ट्रपति की दृष्टि से विशिष्ट न्यायविद होना चाहिए राष्ट्रपति की नजर में। अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कौन तय करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, कितने नहीं होंगे, तो ये इसकी जो संख्या होती है इसके लिए कौन तय करता है कि कितने न्यायाधीश होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्लियामेंट, यानी कि संसद को यह अधिकार है कि न्यायाधीशों की संख्या तय करे। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित जो कोलेजियम प्रणाली बनाई गई है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कोलेजियम में कितने सदस्य होते हैं। जब कोलेजियम बनाई जाती है तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसका हो जाएगा आंसर की 5। एक जो होता है सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 वरिष्ठ जज होते हैं, इसलिए टोटल संख्या 5 हो गई। अगला प्रश्न है, कि न्यायिक सक्रियता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। न्यायिक सक्रियता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट को कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहे जाने वाले अधिकार देता है? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद यानी संविधान की आत्मा कहे जाने वाले का अधिकार देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32, जो है कि संविधान की आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रिट्स जारी की जाती है? आर्टिकल 32 के अनुसार कितने प्रकार की रिट्स जारी की जाती है? 5 प्रकार की। तो कौन कौन सी रिट्स की जाती है, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए, बिल्कुल डिटेल्स में। अगला प्रश्न है कि हीबियस कार्पस रिट का उद्देश्य क्या है? यानी कि हीबियस कार्पस रिट का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवैध हिरासत से मुक्ति। अवैध हिरासत से मुक्ति। अगला प्रश्न है मैंडामस रिट का उद्देश्य क्या है? मैंडामस जो है रिट का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्तव्य पालन का आदेश, यानी इसके तहत हम कर्तव्य पालन का आदेश दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्टियोरारी रिट का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्णय को निरस्त कर देना, खारिज कर देना। रिट किसे दिया जाता है? प्रोहिबिशन रिट का अधिकार किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निचली अदालत को प्रक्रिया रोकने हेतु प्रोहिबिशन रिट दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वा वारंटो का प्रयोग किसके लिए होता है? क्वा वारंटो का प्रयोग जो होता है अधिकारहीन पदाधिकारी को हटाने के लिए होता है, यानी उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है लेकिन फिर भी वह कुर्सी पर बैठा होता है, तो क्वा वारंटो का प्रयोग किया जाता है अधिकारहीन पदाधिकारी को हटाने के लिए। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारिता प्रदान करता है? सुप्रीम कोर्ट में कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारिता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 131। यह जो है कि मूल अधिकारिता प्रदान करता है आर्टिकल 131। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आर्टिकल 136। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP जो है कि अनुच्छेद 136 में है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 143 किस विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति की परामर्श याचिका 143 इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 141 किस बारे में है? अनुच्छेद 141 किस बारे में बात करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करवाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करवाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या संबंधी अपील किस अनुच्छेद में आती है? अगर अपील से संबंधित कोई बात है तो वह किस अनुच्छेद में आती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 132, व्याख्या संबंधी अपील। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? अवमानना के तहत शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 129। सुप्रीम कोर्ट अवमानना के तहत शक्ति आर्टिकल 119 के तहत दी गई है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक CJI की व्यवस्था करता है? कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक CJI की व्यवस्था करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 126। 126 में जो है कि कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि सेवानिवृत्त जजों की पुनः नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्नियुक्ति जो है कि 128 से संबंधित है। अनुच्छेद 128 न्यायाधीशों के पुनः नियुक्ति के बारे में बात की गई है आर्टिकल 128 में। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट को कौन सी याचिका स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देती है? कौन सी याचिका है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देती है? साओ मोटो याचिका। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस मूल ढांचे का सिद्धांत स्थापित करता है? सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस मूल ढांचे का सिद्धांत स्थापित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1773। 1973।
सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनका हो जाएगा न्यायमूर्ति हरिलाल जे कन्हैया। हरिलाल जे कन्हैया। इनका था 1950 से 1951 तक कार्यकाल। 1950 से 1951 तक कार्यकाल था। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस अनुच्छेदों में निहित है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किन 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 अनुच्छेदों में निहित है? कहां से कहां तक अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 124 से 147 तक, जिसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष पूरी तरह से डिजिटल हुआ? सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से पूरी तरह से डिजिटल हो गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2020 से ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के माध्यम से यह पूरी तरह से डिजिटल हो गया। अगला प्रश्न है जनहित याचिका का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? जनहित याचिका का प्रारंभ 1980 के दशक में हुआ था। अगला प्रश्न है पीआईएल दाखिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि याचिकाकर्ता खुद पीड़िता हो, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था अगर किसी को पीआईएल दाखिल करना है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वह याचिकाकर्ता खुद ही पीड़िता हो, यानी कहने का मतलब दूसरा भी कोई व्यक्ति जो है पीआईएल दर्ज करवा सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट की सीट स्थानांतरण की अनुमति किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 130। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र स्थान कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पुनर्विचार याचिका का है कि 137, आर्टिकल 137 पुनर्विचार याचिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की निर्णय की अंतिमता किस अनुच्छेद से सिद्ध होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 141। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान की व्याख्या और न्याय करना। संविधान की व्याख्या और न्याय करना। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट किसे संविधान का संरक्षक गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट किसे संविधान का संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को अंतिम अपील का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? यानी सुप्रीम कोर्ट को अंतिम अपील का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 132 से 134 के तहत। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अदालतों पर क्यों बाध्यकारी होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अदालतों पर क्यों बाध्यकारी होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 141 के कारण। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती सुधारने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती सुधारने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 137, यानी कि पुनर्विचार याचिका 137 में संबंधित है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की सलाह पर राय देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 143। 143 के तहत जो कि राय देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद से आता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पूर्ण न्याय करने का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस परिस्थिति में बदला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो है कि निर्णय है कोई किस परिस्थिति में उसको बदल सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्याचिका। पुनर्याचिका रिव्यू या संविधान संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा साओ मोटो कार्यवाही किस आधार पर होती है? साओ मोटो जो कार्यवाही है किस आधार पर होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक सक्रियता और जनहित के माध्यम से, यानी जनहित के आधार पर होती है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की प्रक्रिया किसके लिए खुली है? सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की प्रक्रिया जो है किसके लिए खुली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी जनहित के मुद्दे पर याचिका दायर कर सकता है। अगर जनहित का मामला है तो कोई भी याचिका दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की शुरुआत किस दशक में हुई थी? सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की शुरुआत किस दशक में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 के दशक में।
अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक सुनवाई किस प्रकार के मामलों की होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपीली मामलों की। सबसे अधिक सुनवाई अपीली मामलों की होती है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जब सीजेआई अनुपस्थित होता है, अनुच्छेद 126 के तहत। जब जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब होता है, वह अनुपस्थित होता है, तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 126 के तहत। अगला प्रश्न है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। किसके माध्यम से? पुनर्याचिका के माध्यम से, यानी कि रिव्यू पिटीशन के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संसद के ऊपर होता है क्या? नहीं, लेकिन संविधान की व्याख्या में उसका निर्णय सर्वोच्च है। लेकिन संविधान में की व्याख्या में देखा जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को हटाने के लिए संसद क्या कर सकती है? यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय अगर हटाना है उसके लिए संसद को क्या करना पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान संशोधन। किसी निर्णय को हटाना है उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच कितने प्रकार की हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच कितने प्रकार की हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगल और डिविजनल 2 जज, फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 या अधिक जज हो सकती है। सिंगल भी हो सकती है, 2 जज भी हो सकते हैं, फुल भी हो सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि जिसमें 5 या अधिक जज हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान पीठ का गठन कब किया गया था? संविधान पीठ का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जब कोई वैधानिक प्रश्न हो, 5 या अधिक जज। जब कोई संवैधानिक प्रश्न हो तब जो है संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही किस भाषा में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का रिकॉर्ड किसके अधीन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभियोग। महाभियोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद में विशेष बहुमत। जब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है तो संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, अब तक कितने सुप्रीम कोर्ट के जजों को सफलतापूर्वक हटाया जा सका है? अभी किसी को नहीं हटाया जा सका है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किसने दाखिल किया था? सुप्रीम कोर्ट में पहला पीआईएल किसके द्वारा दाखिल किया गया था? इसका सही उत्तर है हुसैन आरा खातून केस 179 में किया गया था। हुसैन आरा खातून केस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। सबसे पहले पीआईएल इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था, दायर किया गया था, दाखिल सॉरी। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं केस प्रारंभ कर सकता है? हाँ, साओ मोटो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट स्वयं केस प्रारंभ कर सकता है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस संविधान की आत्मा का रक्षक कहलाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु बेन गांधी बनाम भारत सरकार 1978। मनु बेन गांधी बनाम भारत सरकार 1978। कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता का प्रतीक माना जाता है? कौन सा ऐसा केस है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक सक्रियता का प्रतीक के रूप में माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है देखिए अब बच्चों आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल पहल को क्या नाम दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल पहल को क्या नाम दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई कोर्ट्स परियोजना नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को जनता कैसे देख सकती है? सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को जनता कैसे देख सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुछ मामलों में लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति 2022 से आंशिक रूप से लागू। कुछ मामलों में लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति 2022 से आंशिक रूप से लागू। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के केसों की सूची किस पोर्टल पर मिलती है? यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई
केस हो उसके बारे में अगर कोई जानकारी हमें लेनी है तो किस पोर्टल पर जाकर हम यह देख सकते हैं? अगला इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया .nic.in, यहाँ पे जाके हम सुप्रीम कोर्ट के जितने केस हैं उनकी सूची देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किसे अनुशंसा भेजी जाती है? अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, इसके लिए किसे अनुशंसा भेजी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजी जाती है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी भवन कब बना था? सुप्रीम कोर्ट के लिए जो परमानेंट भवन बनाया गया था, कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1958 में। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में क्या लिखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जयः, यह लिखा गया है प्रतीक चिन्ह में। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कौन तय करता है? अगर सुप्रीम कोर्ट के वेतन की बात हो या फिर भत्ते की बात हो, कौन तय करता है? इसके संसद के द्वारा अधिनियम के माध्यम से तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान में किस प्रकार के विवादों पर मूल अधिकारिता प्राप्त है? किन प्रकार के विवाद हो तो उनको मूल अधिकारिता प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र और राज्य या दो राज्यों के बीच विवाद, अनुच्छेद 131 के तहत। सुप्रीम कोर्ट किस मामले में सर्वोच्च होता है? सुप्रीम कोर्ट किस मामले में सर्वोच्च होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान की व्याख्या और अंतिम अपील। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए उसे किसकी सहायता मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका की सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट के रूप में रूपांतरित किया गया था, वह कब स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1937। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान में कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित किया गया है? सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका सही उत्तर है 124 से 147 तक। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्णय किस केस में दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एके गोपालन राज्य बनाम 1950। अगला प्रश्न है कौन सा केस अनुच्छेद 21 की व्याख्या में ऐतिहासिक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवेंद्र सिंह बनाम भारत सरकार 1978। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के किस केस में राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया है? सुप्रीम कोर्ट के किस केस में राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुत्ता स्वामी केस 2017, यानी पुत्ता स्वामी केस 2017। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता किस केस में दी है? सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता किस केस में दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केएस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ 2018। केएस पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ केस 2018। अगला प्रश्न है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटी अधिकारियों को मान्यता दी है? कौन सा वह केस चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एलजीबीटी समुदाय को अधिकारों को मान्यता दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ, नवजेत सिंह जोहर बनाम 2018। अगला प्रश्न है कि किस केस में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था? किस अनुच्छेद के माध्यम से ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में महिलाओं को मंदिर में प्रवेश जाने की अनुमति दी? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर केस 2018। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ा है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत 370 धारा को हटाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा इमामदार केस और 2024 के फैसले, यानी J&K केस।
जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड केस। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट किस केस में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहराया? कौन सा केस था जिसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस को वैध ठहराया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो है केसेज हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड हो गया, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हो गया, उसके बाद जो है कि जम्मू कश्मीर 370 से रिलेटेड हो गया, और अगर देखा जाए तो अभी आएगा आपका अयोध्या से रिलेटेड हो गया, सबरीमाला से रिलेटेड हो गया। जितने केस, जितने निर्णय हैं, उनका ईयर जरूर आप याद करें, केस का नाम जरूर याद करें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर आप नहीं रटेंगे तो फिर आपका जो है कि नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, और आपके जो है नंबर कट जाएंगे। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में अयोध्या मामला का समाधान किया था? किस केस में अयोध्या विवाद का समाधान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी सैयद बनाम रामलला विराजमान 2019। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले में नोटा को अनुमति दी गई थी? कौन सा फैसला था जिसके तहत नोटा को अनुमति दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा PUCL, PUCL भारत संघ 2013। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबी चलने वाली संविधान पीठ कौन सी है? कौन सी संविधान पीठ ऐसी थी जो सबसे लंबे समय तक चली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कोलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कोलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा न्यायाधीश मामला 1998। अगला प्रश्न है, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को किस साल रद्द किया गया? इसका सही उत्तर है 2015। 2015 में एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में जन सुनवाई के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जन सुनवाई हो रही हो तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि SCI ई फाइलिंग और ई कमिटी सॉफ्टवेयर। SCI ई फाइलिंग और ई कमिटी सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, याद कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है पूछ देगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पता होता है कि पूछा जा सकता है, इसीलिए सारे डायमेंशन को इसमें कंप्लीट किया गया है, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, हार्ड से लेके सरल तक, तो आप आसानी से कर सकें, आपको कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो पॉलिटी को लेकर और किसी भी एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में किसकी लाइव हियरिंग की शुरुआत किस साल की गई? सुप्रीम कोर्ट में केस की लाइव हियरिंग यानी कि जो सुनवाई होती है उसको लाइव दिखाया जाएगा, यह व्यवस्था किस साल शुरुआत की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022 से। अब जो है कि किसी केस की लाइव से हियरिंग होगी, लाइव सुनवाई होगी, तो यह इसकी शुरुआत 2022 से की गई है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने ई कोर्ट परियोजना का उद्देश्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ई परियोजना बनाया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा जिस प्रकार से किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से अपील किस अनुच्छेद के तहत होती है? सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से अपील किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 133, सॉरी 132, 133, 134। इसको याद रखिएगा कि इसके माध्यम से हाई कोर्ट से अपील जो है कि सुप्रीम कोर्ट में होती है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ओरिजिनल जो है जुरिसडिक्शन का क्या अर्थ है? जुरिसडिक्शन का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में मामला लाना, अनुच्छेद 131 के तहत। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए
इम्पीचमेंट प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 124 का सब पार्ट 4। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना कोई अन्य न्यायालय कौन सा कार्य नहीं कर सकता? कोई अन्य न्यायालय कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन निवारण अनुच्छेद 32 नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में SLP स्पेशल लीव पिटीशन कितने प्रतिशत मामलों की अनुमति मिलती है? अगर कोई स्पेशल लीव पिटीशन है, कितने प्रतिशत ऐसे मामले हैं जिनमें इसकी अनुमति मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 10 से 15%। 10 से 15% ऐसे मामले होते हैं जिनमें जो है कि SLP को अनुमति दी जाती है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र किस प्रकार का है? सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र किस प्रकार का है? व्यापक व्यापक है, मूल है, अपीली है, सलाहकार है, पुनर्विचार है। इस तरीके से इसका न्याय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कि क्यूरेटिव जो पिटीशन है क्या होती है? क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम उपाय याचिका जब रिव्यू भी खारिज हो जाए तब जो है कि यह है क्यूरेटिव पिटीशन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक महिला न्यायाधीश कब रही? सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक महिला न्यायाधीश कब थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2023 में 4 महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है कि पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट में कौन बनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति फातिमा बीबी 1989। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को कैसे प्रकाशित किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को कैसे प्रकाशित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा SSC यानी सुप्रीम कोर्ट केसेज AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, इसके माध्यम से जो है कि प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कार्यकाल कैसे समाप्त होता है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का कार्यकाल कैसे समाप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाए 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए या फिर त्याग पत्र या फिर महाभियोग के द्वारा जो है कि कार्यकाल समाप्त हो जाता है। या तो न्यायाधीश त्याग पत्र दे दे या उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाए या फिर 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाए। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना लाइब्रेरी सिस्टम है उसका क्या नाम है? जो सुप्रीम कोर्ट का अपना लाइब्रेरी सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट जज लाइब्रेरी। सुप्रीम कोर्ट जज लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की ट्रांसफर प्रक्रिया कौन संचालित करता है? अगर किसी जज को कहीं ट्रांसफर करना हो यह प्रक्रिया किसके हाथ में होती है? इसका सही उत्तर है कोलेजियम प्रणाली। कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से यह जो है कि व्यवस्था की जाती है, यह निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की वैधता का स्रोत क्या है? सुप्रीम कोर्ट की वैधता की बात की जाए तो इसका प्रमुख जो है कि स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान। इसकी वैधता भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को किस विधायिका पर सीमित कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को किस विधायिका कौन सी विधायिका सीमित कर सकती है? इसका सही उत्तर है नहीं, कोई नहीं, केवल संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स की व्याख्या कब की गई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स की व्याख्या कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी शंकर बनाम भारत संघ। भवानी शंकर बनाम भारत संघ के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स की व्याख्या की गई थी। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के विरुद्ध जनता जनता क्या कदम उठा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्विचार याचिका या क्यूरेटिव याचिका। पुनर्विचार याचिका या क्यूरेटिव याचिका। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोर्ट किसी भी मामले में स्वतः हस्तक्षेप करे। कोर्ट किसी भी जनहित मामले में स्वतः हस्तक्षेप करे। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई कितने बजे शुरू होती है? सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई कितने बजे शुरू होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्यतः 10:30 बजे सुबह। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने जजों की सहमति से संविधान संशोधन रद्द किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने जजों की सहमति से संविधान संशोधन रद्द किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम 5 जजों की संविधान पीठ, आमतौर पर बहुमत के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट किस केस में कहा है कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता? किस केस में यह कहा गया है कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती केस 1973। अब आगे देखते हैं। देखिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की व्याख्या को क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की व्याख्या को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक अभिप्राय, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट किस केस में पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई सिद्धांत लागू किया है? कौन सी केस थी जिसमें पर्यावरणीय नुकसान भरपाई सिद्धांत को लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत की पुष्टि किस केस में की थी? सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत की पुष्टि किस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एमसी मेहता बनाम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। एमसी मेहता बनाम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी का उदाहरण कौन सा है? काले धन की जांच के लिए गठित एसआईटी 2014। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में चुनावी हलफनामे में पारदर्शिता को अनिवार्य किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में चुनावी हलफनामे में पारदर्शिता को अनिवार्य किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि वोट मांगते समय धर्म के आधार पर अपील करना गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अभिनव भारत बनाम भारत संघ 2017। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह किस संशोधन के बाद हुआ था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, उस टाइम कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से यह किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्थापित किया गया किस केस में है? यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट किस केस में आरटीआई दायर करने में सीजेआई को लाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा एससी अगेंस्ट सेक्रेटरी केस। एससी अगेंस्ट सेक्रेटरी केस। अगला प्रश्न है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केस की सुनवाई की शुरुआत कब शुरू की गई थी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस की सुनवाई कब शुरुआत की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोविड-19 महामारी 2020। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति संविधान के किन अनुच्छेदों से मिलती है? न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति संविधान के किन अनुच्छेदों से मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13 से 32। अगला प्रश्न है कि आगे देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की पुष्टि किस केस में हुई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की पुष्टि किस केस में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरएमडी चमार बाग वाला केस 1957। अगला प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पीट एंड सब्सटेंस का प्रयोग किस में किया गया था? पीट एंड सब्सटेंस का प्रयोग किस में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य विधायी शक्ति। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एआईआर एसएससी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक निगरानी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जुडिशियल सुप्रीटेंडेंस। जुडिशियल सुप्रीटेंडेंस। अगला प्रश्न है संविधान पीठ की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 5 न्यायाधीश।
अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक या प्रमुख अधिकारी। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान का सम्मान अनिवार्य है, यह सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभम केस 2016। अगला प्रश्न है फैसले की चुनौती देने का अंतिम उपाय क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूरेटिव याचिका। अगला प्रश्न है समान काम के लिए समान वेतन सिद्धांत पर फैसले किस केस में आया था? सुरिंदर सुरिंदर सिंह बनाम भारत संघ 1988। अगला प्रश्न है SC/ST कानून में स्वतः गिरफ्तारी पर रोक किस केस में लगी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्यम केस 2018। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में किस लिस्टिंग या ऑपरेटेड सिस्टम है? सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस लिस्टिंग का ऑटोमेटेड सिस्टम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा CIS केस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है वरिष्ठतम वकीलों को क्या उपाधि दी जाती है? सीनियर एडवोकेट। अगला प्रश्न है लाइव ट्रांसक्रिप्ट की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2023। अगला प्रश्न है कि डेली ऑर्डर्स देखने के लिए कौन सा पोर्टल है? सुप्रीम court.government.in। 146 समय से पहले अपील के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 136। अगला प्रश्न है एमिकस क्यूरी का अर्थ क्या होता है? अमिकस क्यूरी का अर्थ है कि न्यायालय का मित्र। अगला प्रश्न है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति HJ कानिया। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की बैठकों के लिए शपथ कौन कराता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न संवैधानिक संशोधन की वैधता कौन तय करता है? सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू। अगला प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की स्थिति को अस्तित्व में आया 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। न्यायिक व्याख्या का आधार कौन से सिद्धांत है? मूल संरचना, न्यायिक सक्रियता, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है कि धारा 377 पर बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय किस केस में पलटा गया? इसका सही उत्तर है नव तेज सिंह जोहर केस 2018, जो कि 3 तलाक से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन पोर्टल का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई फाइलिंग पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट जज बनने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है संविधान में नहीं पर लगभग 45-50 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए अनुभव कितना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 साल। हाई कोर्ट न्यायाधीश या 10 साल अधिवक्ता। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाध्यकारी बनाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति सुप्रीम कोर्ट के अधीन होती है क्या? इसका उत्तर है नहीं, संसद की समिति होती है। अगला प्रश्न है कि टॉर्चर मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है? किस केस में कहा गया था? DD वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से क्या अभिप्राय है? सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायालय की अवमानना करना जिससे उसकी गरिमा को क्षति पहुंचे। अगला प्रश्न है कि अवमानना की कितनी श्रेणियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेजियम प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है कोलेजियम प्रणाली में अंतिम निर्णय किसका होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी समिति न्यायिक जवाबदेही पर गठित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही समिति। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में कौन सा भाषा माध्यम अपनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अन्य भाषाओं में अनुवादित करने के लिए कौन सी पहल है? सुप्रीम कोर्ट अनुवाद परियोजना, सुपेज या सुवास। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी का भार किस विभाग पर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिस्ट्री विभाग। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कौन सी सुविधाएं निर्धारित है? आवास, वाहन, सुरक्षा, स्टाफ, चिकित्सा आदि। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की व्याख्या किस प्रक्रिया से होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के माध्यम से। अगला प्रश्न है
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 5 न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन करता है? इसका सही उत्तर है कोलेजियम। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की प्रति कहाँ प्रकाशित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट का कार्य सप्ताह कब होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमवार से शुक्रवार 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश कब होता है? मई जून में 7 सप्ताह के लिए। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के किस केस को संविधान पीठ में कब भेजा जाता है? इसका सही उत्तर है जब कोई गंभीर संवैधानिक व्याख्या विवाद में होता है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी विशेष बेंच को क्या कहा जाता है? डिवीजन बेंच या फुल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की अदालत संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 कोर्ट रूम। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1958 में बने थे। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1990 के दशक में। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट की मान्यता कैसे दी जाती है? सीजेआई और वरिष्ठ न्यायाधीश की सहमति से। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट जज इंक्वायरी एक्ट किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन कौन तय करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कौन कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैकेशन बेंच। वैकेशन बेंच। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में केस की स्थिति जानने के लिए कौन सी वेबसाइट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि http जो है कि डैश उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको पढ़ना आसान नहीं है, आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल कार्टून इनिशिएटिव क्या है? कोर्ट रूम सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल कोर्ट रूम इनिशिएटिव क्या है? पेपरलेस कार्यवाही, ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई आदि को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट क्या दर्शाती है? किस दिन कौन सी केस की सुनवाई होगी, इसीलिए केस लिस्ट बनाई जाती है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में आदेश को कैसे लागू किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधित कार्यपालिका द्वारा। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में किसी निर्णय को मीडिया में कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गैग ऑर्डर या सील्ड कवर के माध्यम से। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में संविधान की रक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश और सभी जजों की सामूहिक जिम्मेदारी। अगला प्रश्न सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार के तहत खुद को सर्वोच्च कहता है? संविधान की सर्वोच्चता के आधार पर। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 13। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही को कौन रिकॉर्ड करता है? कोर्ट रिपोर्टर या ट्रांसक्राइबर। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में कौन से संग्रहालय स्थित है? इसका सही उत्तर भारतीय न्यायपालिका का संग्रहालय। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय की समीक्षा कब की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जब नया साक्ष्य या संवैधानिक त्रुटि सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के जजों का सेवानिवृत्ति लाभ कौन प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार। सबसे लास्ट प्रश्न है आज के लिए अब यह सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि केशवानंद भारती बनाम। तो बच्चों आज हम सबने 200 प्लस क्वेश्चन देखा जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जिसमें सारे डायमेंशन को कंप्लीट रूप से तैयार किए गए हैं सरल भाषा में और आसान भाषा में। यह हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और कोई अगर त्रुटि समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछे, उसका आपके समस्या का निदान ज़रूर किया जाएगा। किसी भी प्रश्न में अगर कोई त्रुटि हो, किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा अब आपको किस टॉपिक पर अगला लेक्चर चाहिए। तो मिलेंगे अब अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।